नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा। आज का विषय है आर्थिक असमानता, है ना? और आवाज आ रही है क्लियर मेरी? जी आ रही है हेलो। आवाज। ठीक ठीक है। इसका थोड़ा सा आर्थिक असमानता का अर्थ क्या है? समाज के विभिन्न अंगों के बीच आय, संपत्ति और संसाधन का असमान वितरण। जो कुछ लोग बहुत अधिक संपत्ति और सुविधा का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य लोग मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तब ये असमानता गंभीर रूप ले लेती है। ये केवल एक आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक असंतुलन का कारण भी बनती है। ये है मेन इसका का। आर्थिक असमानता के कारण जो हैं वो कई हैं। जैसे शिक्षा और कौशल में असमानता। गरीब वर्ग के पास गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा नहीं होती है। इसके कारण उन्हें बेहतर नौकरी और आय के अवसर नहीं मिल पाते हैं। एक ये कारण है शिक्षा और कौशल में असमानता। दूसरा है रोजगार के सीमित अवसर। शहरी क्षेत्र में अधिक रोजगार है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सीमित सीमित है। और अस्थायी अल्प वेतन वाली नौकरी गरीब को आगे बढ़ने नहीं देती। और संपत्ति और संसाधनों पर एक वर्ग का नियंत्रण है। समाज का एक छोटा वर्ग अधिकांश धन और संपत्ति पर कब्जा किए हुए है, जबकि पूंजीवाद व्यवस्था इस अंतर को और गहरा करती है। और सरकार की असमान नीतियों की असमान पहुंच। बहुत सी सरकारी योजनाएं गरीब तक पूरी तरीके से नहीं पहुंचती। टैक्स और लाभ की नीतियां कई बार अमीर वर्ग के पक्ष में होती हैं। जाति और सामाजिक भेदभाव। समाज में जातिगत, लैंगिक और क्षेत्रीय भेदभाव भी गरीब वर्ग को पिछड़ेपन में बनाए रखता है। आर्थिक असमानता के प्रभाव क्या हैं? इसके जो आर्थिक असमानता है, इसके हमारे जीवन पे और समाज पे क्या प्रभाव है? सामाजिक असंतोष और अपराध में इसके कारण वृद्धि होती है। जब लोगों को समान अवसर नहीं मिलते, तो उनमें असंतोष और विद्रोह की भावना पनपती है। इससे चोरी, लूटपाट, हिंसा जैसे अपराधों में वृद्धि होती है। राष्ट्र की समग्र प्रगति में बाधा भी है ये। एक दूसरा कारण है ये। जब देश की बड़ी जनसंख्या शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से वंचित रहती है, तो देश की उत्पादकता और जीडीपी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य आने और से पहले वहां चला गया था हेलो 128 पे। हेलो 128 नंबर में चला गया था। यहाँ यहाँ आने से पहले 128 नंबर में चला गया था। अच्छा 28 नंबर पे चले गए थे। 128। 128, हाँ वहां पे कोई इंजेक्शन लगाया नरेंद्र जी, आप उसको। अपनी बात रखें। अच्छा अच्छा। मैं सोचा कि शायद मुनि कोई जी का बोला। माइक खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उधर स्वास्थ्य और कोने में पोषण की लगा। खराब स्थिति। गरीब वर्ग पोषण, आहार और साफ पानी और स्वच्छ सेवाओं से वंचित रहता है। शिक्षा में पिछड़ापन। ये प्रभाव मतलब शिक्षा में पिछड़ापन भी एक आर्थिक असमानता के कारण पिछड़ापन रह जाता अभी है। खाना खा के आया आर्थिक तो अभाव के कारण गरीब बच्चे पूरा अच्छी खाना नौ शिक्षा नहीं ले बजे पाते। सोचा कि पूछे इससे तब होगा गरीबी कोई एक बात पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। सामाजिक विभाजन और भेदभाव। अमीर और गरीब के बीच दूसरी बढ़ती हुई जो समाज में टकराव व असंतुलन को जन्म देती है। अब क्या है? ये तो हो गया मैंने जो कारण बताए और आर्थिक असमानता के प्रभाव बताए। अब आजादी के बाद आर्थिक असमानता को दूर करने की जो नीतियां बनाई गई थी, वो इस प्रकार हैं। जैसे भूमि सुधार नीति बनाई गई थी, लैंड रिफॉर्म, जिससे जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया था। भूमिहीन किसानों को भूमि देने की कोशिश की गई, लेकिन कई राज्यों में ये नीतियां प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई, है ना? दूसरा, इन्होंने क्या करा, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं चलाई पुरानी सरकारों ने। गरीबी गरीबी हटाने, रोजगार बढ़ाने, कृषि और उद्योग को विकसित करने की राजनीतियां बनाई गई। विशेष रूप से पांचवी और छठी योजना में पर गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। रोजगार योजनाएं बनाई गई, जैसे मनरेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, आयुष्मान भारत जैसे गरीबों के लिए शुरू किए गए। ये शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए गए। सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, जैसे राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, धन योजना, वृद्धा पेंशन, ये सब भी चालू किए गए थे। आरक्षण और सामाजिक न्याय। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ों वर्ग के लिए शिक्षा, सरकारी नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण। ये पिछली सरकारों ने कुछ काम किए, लेकिन उसके बाद भी आर्थिक असमानता दूर नहीं हो पाई, क्योंकि नीतियों का क्रियान्वयन न हो पाया।
कि कई योजनाएं कागजों पर ही सीमित रह गई। भ्रष्टाचार, दलाली और व्यवस्था की कमी के कारण लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाया। जैसा कि उन्होंने कहा भी था, राजीव गांधी ने, कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 70 पैसा इधर उधर ही चला जाता है, 30 पैसे ही गरीब तक पहुंचते हैं। दूसरा, गरीब तक पहुंच की समस्या, योजनाओं की जानकारी और दस्तावेज प्रतिक्रिया इतनी जटिल थी कि गरीब और अशिक्षित लोग लाभ नहीं ले पाए। अर्थव्यवस्था में असमान विकास, शहर और उद्योगों में तेजी से विकास तो हुआ, लेकिन गांव और खेती पिछड़ते गए। इससे क्षेत्रीय असमानता और भी बढ़ी। शिक्षा और कौशल का अभाव, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की कमी ने गरीबों को रोजगार के बेहतर अवसरों से वंचित रखा। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों पर दबाव पड़ा और योजनाओं का प्रभाव कम हो गया। और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। कई बार योजना वोट बैंक के लिए बनाई गई, पर दीर्घकालीन सोच और ठोस क्रियान्वयन नहीं हुआ। अब ये पुरानी सरकारों की नीतियां थी और उनकी मैंने बताया जो कमियां, थोड़ा सा कमियों के बारे में बताऊंगा। अब आते हैं वर्तमान सरकार द्वारा आर्थिक असमानता को दूर करने के प्रयास। हमारे यहाँ अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसे डीपीटी कहते हैं। सरकारी योजना का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है, ताकि बिचौलिए और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। जैसे गैस सब्सिडी, किसान सम्मान निधि, छात्रवृत्ति, पेंशन आदि, ये सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी है, कोविड महामारी के समय से शुरू हुई थी, जिससे गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मनरेगा, ग्रामीण गरीबों को साल में 100 दिन का गारंटेड रोजगार देने वाली योजना है। और अमीर और गरीब सॉरी, अब आजादी के बाद आर्थिक समानता को दूर करने की, एक मिनट, ये जो हो गया मनरेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना भी चलाई जा रही है इस समय, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को पक्के मकान देने के लिए सहायता। आयुष्मान भारत योजना चल रही है, ग्रामीण परिवारों को 5 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा दी जाती है, जिसमें धन धन योजना, गरीब के बैंक खाते खोलकर उन्हें औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। उज्ज्वला योजना, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। और कौशल विकास मिशन योजना, युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए योग्य बनाया गया। लेकिन उसके बाद भी गरीबी और इसकी खाई, जो पिछली सरकारों ने किया, जो वर्तमान सरकारों ने की, उसके बाद भी ये असमानता दूर नहीं हो पा रही। इसके ये अभी जो योजनाएं चल रही हैं, उसके बाद भी क्यों नहीं हो रही, उसका एक अभी की बड़ी सामाजिक और आर्थिक खाई है। अभी की असमानता नहीं दूर पा रही, बड़ी सामाजिक और आर्थिक खाई। कुछ लोग लाखों रुपए कमाते हैं और बड़ी 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 आबादी न्यूनतम मजदूरी पर ही जी रही है। आर्थिक संसाधन अब भी सीमित लोगों के हाथों में केंद्रित है। उसका आगे आगे रीजन बताऊंगा क्यों है। सारी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच असमान विकास, शहरी क्षेत्रों में अधिक सुविधाएं हैं, जबकि ग्रामीण में अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की भारी कमी है। शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता में अंतर, गरीबों की जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, वह अमीरों के मुकाबले बहुत कमजोर हैं। रोजगार की कमी और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे गरीबों की क्रय शक्ति घटती जा रही है। कई योजनाएं कागजों पर ही सीमित है। भ्रष्टाचार, दलाली और व्यवस्था की कमी के कारण लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। अभी भी गरीब तक पहुंच की समस्या, योजना की जानकारी और दस्तावेज जटिल, वो एक जो पहले था वो अभी भी है। अर्थव्यवस्था में असमान विकास, शहरों और उद्योगों में तेजी से विकास तो हुआ, लेकिन गांव और खेती पिछड़ने लगे। इससे क्षेत्रीय असमानता और भी बढ़ी है। शिक्षा और कौशल का अभाव, जैसे उसमें भी था, इसमें भी। जनसंख्या वृद्धि तब भी हो रही थी और अभी भी हो रही है। ये कई सारे कारण है ना। तो ये बहुत सारे कारण जो मैंने आपको गिनाए। और टेक्नोलॉजी और डिवाइस जो अभी इन्होंने करा, टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइस, डिजिटल से फायदे क्या है, डिजिटल से फायदे तो हुए, लेकिन ग्रामीण और अशिक्षित लोग अभी इस तकनीकी के बदलाव से पीछे ही रह गए। सिस्टम में भ्रष्टाचार और ढीला क्रियान्वयन, सरकारी योजनाएं बन तो जरूर रही हैं, पर जमीन का उनका क्रियान्वयन असर भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ जाता है। ये पहले भी होता रहा और अभी भी हो रहा है। अब इसके कारण मैं बता रहा हूँ, जो बताना चाह रहा था, अमीरी और गरीबों की खाई के लिए पिछली सरकार, आजादी के टाइम से लोगों ने काम किया, और आजादी के उसके बाद भी ये खाई क्यों नहीं बन पाई। क्यों, हम जब देश आजाद हुआ 1947 में,
तो हम लोग कृषि प्रधान देश था हमारा। 70 से 80% जनता कृषि पे आश्रित थी और बाकी जो कुछ 30% या 20% जो जनता थी वो बाकी और कुछ काम करती थी और या वैसे कुछ अपने धंधा पानी जैसे कोई बाल काटना, कोई वैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जिसमें सरकारी तंत्र है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम करते थे। तो गवर्नमेंट जब 1950 में, ये 1947 से 1950 के बीच में सरकारी नौकरी जो जब उन्होंने पहला 1947 से 48 के बीच में एक ब्रिटिश काल के अंतिम समय में वेतन आयोग लगाया था। पहला वेतन आयोग 1947 से 48 के बीच में लगा था, जिससे सरकारी लोगों की तनख्वाहें तो बढ़ गई और ऑर्गेनाइज सेक्टर की बढ़ गई, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसकी वहीं के वहीं मतलब नहीं बढ़ पाई। तो उसकी और कृषि, क्योंकि कृषि उस समय भी 70% लोग थे, 70% लोग कृषि कर रहे थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा और यहाँ पे पैसे बढ़ गए तो लोगों में इतनी असमानता मतलब बहुत ज्यादा उस समय लोगों को प्रतीत नहीं हुई। फिर 1960 में दूसरा वेतन आयोग लगा जो नेहरू जी के शासनकाल में ही लगा। पहला वाला ब्रिटिश काल के अंतिम समय में लगा था। उस समय भी इन्होंने यही करा। 60 से 70 के बीच में सरकारी जो नौकरियां थी वो 75 से मतलब सरकारी जो 75 से 80% थी, प्राइवेट नौकरी 20 से 25% हो गई थी उस समय और 70% जनसंख्या से फिर भी उस समय भी मतलब कृषि पर ही डिपेंड थी। अब तीसरा वेतन आयोग बताता हूँ 1973 में लगा जो इंदिरा गांधी जी के समय में लगा और चौथा 1986 में लगा जो इंदिरा गांधी के समय लगा और 96 में और 97 के बीच में पांचवा वेतन आयोग लगा नरसिम्हा राव सरकार के बीच में। 2008 में छठा वेतन आयोग लगा मनमोहन सिंह के सरकार में और 2014 से 16 के बीच में सातवां वेतन आयोग लगा जो मनमोहन सिंह सरकार द्वारा गठित था, लेकिन मोदी जी के सरकार में लागू हुआ 2016 और उसके बाद में अब जो है एक मतलब गठन पर चर्चा चल रही है 2024 से 25 के बीच में 8वां वेतन आयोग लगा। अब मैं ये वेतन आयोग की चर्चा यहाँ पे इसलिए करना उचित मैंने समझा कि होता क्या, जब वेतन आयोग बढ़ता है तो सरकारी जो नौकरी है उस पे क्या है कि आपका बेसिक डीए बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको डीए या महंगाई भत्ता महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ पाता। जब महंगाई के हिसाब से आपका महंगाई भत्ता बढ़ नहीं पा रहा। और अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताने यहाँ थोड़ा सा भूल गया कि 1947 से 50 के बीच में जो सरकारी लोग थे उस समय जब उन्होंने सरकार मतलब कुछ योजना ऐसी बना दी कि सरकारी डिपार्टमेंट मतलब अडॉप्ट कर लिया, बैंक का निजीकरण कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो नौकरी बढ़ गई थी। तो 70 से 80% मतलब सरकारी नौकरी में लोग थे, मतलब जनसंख्या के हिसाब से नहीं कह सकते हैं, 75% तो लोग कृषि पे ही थे, लेकिन जो बचे हुए लोग थे उसका 70%, मतलब 30 का 70% जो है वो 30% जो बताओ उसका 70% था और उसी का 20% प्राइवेट में था, है ना। अब इससे ये मतलब कंफ्यूज मत होना, 1960 और 70 में भी इसी तरीके से था, 75 से 80% था और 20 से 25% मतलब वहां पे प्राइवेट में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन और 70% लोग तब भी कृषि में थे और 50 में 70 से 75% मतलब कृषि में 1960 और 70 में लोग कम हो गए थे 5%। अब आया 20 में सरकारी जो नौकरियां थी वो 45 से 50% हो गई, मतलब कम हो गई, 80 से 45 और 50 के बीच में रह गई और प्राइवेट जो है नौकरी वो 50 से 55 बढ़ गई और कृषि पे डिपेंडेंसी जो है वो 2011 में 54% ही रह गई। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग कृषि छोड़ के प्राइवेट की तरफ भागे या कहीं मतलब सरकारी तो मिलेगी नहीं, सरकारी तो कम हो गई 45 से 50 और प्राइवेट बढ़ी 55 से 50, तो कृषि लोग छोड़ के अब आ गए प्राइवेट जॉब में, जो भी कारण है वो, है ना। बहुत सारे उद्योग जो हम लोग घरेलू जैसे उस समय करते थे पास में गांव में बहुत सारे, तो लोकल फॉर वोकल जैसे आजकल दिया जा रहा है, तो ये सब कारण से असमानता बनी रही और बनी रहने का कारण क्या था कि जो योजना गवर्नमेंट जो नीति लाई, जो उन्होंने वेतन आयोग लगाया, वो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, और जबकि इस समय प्रेजेंट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर का अंतर अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम लोग हैं, इनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा लोग हैं। जब जब इनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा लोग हैं
और उनके वेतन आयोग को मतलब महंगाई के अनुपात में नहीं बढ़ाया जाता है, वेतन आयोग में उनका कोई फायदा ही नहीं होता, तो वो तो खाई बनी रहेगी। अब जैसे एक उदाहरण देता हूँ, छठा वेतन आयोग जब लगा तो आप लोग बहुत सारे लोग पुराने ही होंगे, मैंने तो देखा कि बैंक और ये बैंक के कर्मचारी का एक उदाहरण देता हूँ मैं। बैंक के कर्मचारियों को, मैनेजरों को या क्लर्क को उस समय तनख्वाह मेरे ख्याल में 2005 में कट कटा के 12-13 हजार रुपये मिलती थी। और छठा वेतन आयोग लगाने के बाद कितनी मिलती है सबको पता होगा, और सातवें के बाद आप कितनी मिल रही है। और प्राइवेट में क्या हुआ, उसी टाइम प्राइवेट में जब 5 में और 6 में मिलती थी, तो प्राइवेट की नौकरी करने वाला बंदा उस समय मेरे ख्याल में अगर क्लर्क को 12 या 15 मिल रही थी, तो 15-16 हजार प्राइवेट वाला कमा रहा था। और आज प्राइवेट वाला क्या है, आज प्राइवेट वाला 25-30 पे ही है। बहुत अपर वाले को छोड़ दो, मैं मीडियम तक रेंज तक, अपर मीडियम तक की रेंज की बात कर रहा हूँ कि 35-40 हजार से ऊपर प्राइवेट की तनख्वाह नहीं है, क्योंकि कारपोरेट में मैंने बहुत बारीकी से देखा हुआ है, मैं जॉब करता रहा हूँ। तो 35-50 हजार की नौकरी के लिए आदमी काम कर रहा है। और ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां पे एक क्लर्क या एक फोर्थ क्लास की भी सैलरी 70 हजार रुपए है। तो अब जब ये हो गया, अब होता क्या है, महंगाई का असमानता कहाँ से आएगी, साधन हमारे पास सीमित है, आपने आय को जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो इनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूट किया, कम परसेंट लोगों को आपने ज्यादा आय दे दी, ज्यादा परसेंट वालों को आपने दी नहीं। और जो लोग कृषि पे हैं उनका तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो कृषि से ही लेंगे, उन्हें ये अधिकार भी नहीं, वो अपने फसल या किसी चीज का अपने हिसाब से दाम तय कर, है ना। तो जब ये सब कुछ हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है, तो अब जब संसाधन है, जैसे अब मैं बता 2-4 उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे सोना लगा लीजिए, घर के लिए सीमेंट लगा दीजिए, रेता बजरी, और खाने के जैसे घी तेल मसाले, और है ना, शादियों का जो खर्च है, ये सब कुछ क्यों बढ़ा। जब वेतन आयोग लगा, एक उदाहरण देता हूँ, वेतन आयोग लगने से पहले आपने देखा होगा 2005 या 6 में जो मकान 3.5 या 8 लाख में बन रहा था, और आज क्या बन रहा है, ये सब वेतन आयोग की वजह से हुआ। क्योंकि जब 2.5 लाख रुपए आपने दिया, तो आपने पॉलिसी तो उसी हिसाब से बना दी वेतन आयोग के हिसाब से, और असमानता वेतन में वही रखी। तो अब इसके लिए सजेशन मैं आप लोगों से, मतलब मेरी बात को अगर समझ ले, तो सब अगर अपनी विचारधारा रखना चाहें, और मैं ये चाहता हूँ कि सजेशन क्या होगा इसमें, मेन है कि खाई तो है, सबको दिख रही है और सभी झेल रहा है, देश का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा हो, किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, आर्थिक और असमानता तो झेल रहा है। और आर्थिक असमानता के साथ साथ वो शैक्षिक स्वास्थ्य और बाकी जो संसाधन है उसकी भी असमानता झेल रहा है। अगर वो कमजोर है तो वो सब चीज में ही कमजोर होगा, ऐसा हो नहीं सकता। और जो बहुत ज्यादा अमीर है वो है ना। तो इस असमानता को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने सबने नीतियां बनाई। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने नहीं बनाई, आजादी के समय से लोगों ने काम किया, लेकिन जो एक काम गलत हुआ, इनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही महंगाई के हिसाब से बल देना, वो मेरे हिसाब से गलत था। अगर वो इनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी देते ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ साथ, तो इतनी असमानता नहीं बने। क्योंकि देखो आज के टाइम में 45% के करीब ऑर्गेनाइज सेक्टर या सरकारी नौकरी कर रहा है, और 50 से 55% वहां जा रहा है ना। ये वो है जो कृषि को छोड़ के, इसका परसेंटेज मतलब टोटल ऐसा नहीं कि कृषि में कम हो गया, कृषि में मानो 55% लोग हैं, तो 55% में 25% मानो सरकारी नौकरी में और 25% इनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये मतलब इसका उदाहरण है। तो अब ये 25% जब बराबर है, तो दोनों की अब मानो 25% को तो आपने दे दिया कि 2.5 लाख, और 25% को आप कह रहे हो कि आप 15 से 20 या 40 लाख में ही जीना आप, और आपको बराबरी उन लोगों से करनी है जो 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो लोग 60 लाख का मकान खरीद सकते हैं, 50,000 की किस्त दे सकते हैं, और जो एक तोला सोना 1.5 लाख में खरीद सकते हैं, है ना। जो मकान की मतलब अपना इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करा सकते हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, और हायर एजुकेशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में भेज सकते हैं। लेकिन आपको मतलब वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके पास में असमानता है, आप जब पैसे से ही सब चीज है। तो ये असमानता दूर करने के लिए देश में मुझे लगता है कुछ काम होना चाहिए, जो हम लोग डिस्कस नहीं कर। धन्यवाद, आपने विचार रखिए, फिर मैं बाद में बताऊंगा कि क्या और सुझाव है मेरे, है ना। धन्यवाद नरेंद्र जी। हम्म। तो है, बाकी के साथी अपनी बात रखेंगे, और सबसे आग्रह है कि सब समय सीमा में ही अपनी बात रखेंगे, टोकना ठीक नहीं लगता है। और लगभग हमारे 25 मिनट बीत चुके हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास 19 लोग हैं, सबकी बात आ जाए तो 5 से 7 मिनट में अगर सभी साथी अपनी बात रखेंगे तो एक सार्थक चर्चा हो पाएगी। मुख्य मुख्य बिंदु आप लोग रख सकते हैं, कोई भी साथी बताएं।
हाँ, नमो नमः। जी आदरणीय, बताइए। हाँ, धन्यवाद। आज का जो विषय है अमीरी गरीबी की असमानता, तो निश्चित तौर पर अमीरी गरीबी बड़ी है और इस पर चर्चाएं बहुत होती हैं और मीडिया भी इस पर हाईलाइट करती है और इस पर नेतागिरी भी बहुत होती है। आज़ादी के बाद से अब तक क्या पहले से ही जो है कि अमीरी गरीबी की चर्चा बहुत होती रही और अमीरी गरीबी की समानता को दूर करने का तरह तरह के जो है कि प्रक्रियाएं की गई हैं, लेकिन सारी प्रक्रियाएं जो है कि अब तक फेल रही हैं और असमानता बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब हम धन को महत्वपूर्ण मानेंगे तो धनिक ही आगे बढ़ेंगे और यही हो रहा है। और हम ऐसा सोचते हैं कि जो है कि आर्थिक मदद दे करके जो है गरीबी दूर की जा सकती है, या अमीरों पर अधिक टैक्स लगा के गरीबी दूर की जा सकती है, या गरीबों को जो है कि सहायता दे करके गरीबी दूर की जा सकती है, या उनको हम जो है विशेष फैसिलिटी या उनको जो है कि मकान या जो है कि फ्री की शिक्षा चिकित्सा इत्यादि को दे करके, ये सबसे नहीं दूर होगी। और यही कारण है कि जो गरीबी को दूर करने का जो रास्ता निकाला गया वह गलत है। ये सब कोई रास्ता जो है कि वहाँ तक गरीबी को दूर करने के लिए नहीं पहुँचती हैं। गरीबी को यदि वास्तव में दूर करना है तो जो है कि व्यक्ति को संगठित करना होगा उसके अपने कार्य क्षेत्र में। हर व्यक्ति जो है कि पैदाइशी जो है कि अरबपति है, क्योंकि जो भगवान ने मनुष्य को जो क्षमताएं दी है वह असीम है। अब उसकी क्षमताओं को पहचानने, उसको विकसित करने, उसको जो है कि उसके सही कार्य में लगाने की बात होती है, या उसके स्किल डेवलपमेंट की बात होती है। तो जब हम जो है कि जब हम धन देंगे तो निश्चित ही उसका जो है कि हम उसको जो है कि योग्य नहीं बना पाएंगे। यदि योग्य बनाना है तो हमें जो उसको जो है कि आर्थिक सहायता से दूर करना होगा। हम अपने बच्चों को जो है कि यदि हम 1 रुपया भी देते हैं तो बहुत ऐसे हैं कि 1 रुपया भी नहीं देते हैं। तुम्हें जो है कि जो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जो शरीर के लिए आवश्यकता है हम वो सब कुछ देंगे, लेकिन अन्य कोई चीजें हम नहीं देते हैं। तो मूलतः जो है कि हम जो अभी बता रहे थे, जो प्राइवेट सेक्टर का जो है कि वेतन जो है कि वो ढंग से नहीं बढ़ पाया जो सरकारी स्तर का बढ़ा है, तो उसका कारण यह है कि प्राइवेट सेक्टर जो है कि अपना जिस हिसाब से लोगों को जो है कि नौकरी करना चाहते हैं उस हिसाब से जो है कि वेतन देते हैं। जो उनको मार्केट है, जैसे हर चीज का मार्केट होता है वैसे जो है कि श्रमिकों का भी मार्केट होता है। अब शिक्षित जो है कि बेरोजगार बहुत ज्यादा हैं। यदि वो जो है कि यदि 20,000 के अंदर काम लेना चाहे तो भी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है और सरकारी नियम तो है ही है। तो हमें जो शिक्षा हमने दी है वह शिक्षा जो है कि नौकरी बनाने के लिए दी है। कंपनियों को नौकर बने या सरकारी नौकर बने, हमने जो लोगों को संगठित नहीं किया, उसके उन्हीं क्षेत्रों में उनके ही जो है प्रतिभा को विकसित नहीं किया, उनको योग्य नहीं बनाया अपने काम करने के लिए। ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि जो उनको आज जो है कि हमने जो है कि अंग्रेजी थोप करके उनके जो है प्रतिभाओं को नष्ट किया, सबसे बड़ी बात। और जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी उसको कमजोर करके जो है कि अर्थव्यवस्था कमजोर किया। मूलतः जो है कि संगठित क्षेत्रों को संगठित करने का प्रयास, कृषि और यदि पशुपालन क्षेत्र को संगठित किया जाए 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है, जो है कि एक मध्यम आय का बहुत अच्छा स्रोत होता है। जब मध्यम आय की जो है कि नौकरियां जब बहुत बढ़ती है, बहुत ज्यादा हो जाती हैं, 15-20 हजार 25 हजार की नौकरियां जो है कि मध्यम आय वर्ग को जब मिलने लगती है तो कंपनियों में नहीं जाता है। यदि कोई घर पर जो है कि यदि 15,000 रुपया कमा रहा है तो 20,000 रुपए की नौकरी नहीं करेगा। उसको सोचता है कि हम 15,000 रुपये घर पे कमा रहे, कम से कम 25-30 हजार 40,000 50,000 का मिले तो हम जो है कि घर छोड़ें। तो मूलतः जो है कि हमें जो होना चाहिए, कृषि सेक्टर, पशुपालन क्षेत्र इत्यादि जो है असंगठित क्षेत्रों में जो अलाभकर स्थिति है, जो हम संगठित करके लाभकर स्थिति में लाते हैं तो निश्चित ही जो है कि औसत आय बढ़ जाती। औसत आय जब बढ़ती तो कंपनियों को जो है कि मजबूरन जो है कि उनको अधिक वेतन मान पर जो है नियुक्त करके, कंपनियां भी चाहती हैं कोई हमारे यहाँ काम करे तो लगातार करते रहे, बीच बीच में दूसरे अवसरों पर कम ध्यान दे। तो यदि जो है कि समाज का स्तर जो है कि इस समय जो है कि सामान्य तरह जो है कि 10,000 के महीने की नौकरी है औसतन,
जैसे किसी बनिया किया हुआ, किसी जो है कि मॉल में हुआ, किसी जैसे प्राइवेट स्कूल अध्यापक हुए या किसी प्राइवेट अस्पताल में जो है कि कंपाउंडर इत्यादि जो हैं, उनकी जो है वेतनें बहुत कम है, क्योंकि जो हमारा जो समाज के अंदर जो होना चाहिए आपकी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, वो जो है कि दिन प्रतिदिन उसको असंगठित करके कमजोर किया जा रहा है और कंपनियों को मजबूत किया जा रहा है और शिक्षा जो है कि फ्री की गई ताकि लोग जो है कि कंपनियों की योग्य अधिक से अधिक तैयार हो सकें, उनमें कंपटीशन हो सके और कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक उनको जो है कि पेर करके पूरा तेल निकाल करके उनसे जो है कि पूरा जो है कि 10,000 रुपया दे करके 50,000 रुपया कमाने की जो है कि प्लानिंग रहती है। अक्सर जो है कि दे दिया जाता है स्कीम, जो है कि आप इतना टारगेट दे दिया जाता है, इतना आप काम करिए तो आपको इतना वेतन बढ़ाएँगे और टारगेट में जो फेल हो गया तो जो है कि उसकी घर की भी जो है कि पैसा जो है कि बेकार हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। हमें मूलतः जो है कि हमें जो सामान्य व्यवस्था जो चल रही है, जैसे पत्रकारिता है उसको यदि संगठित किया जाए, चिकित्सा क्षेत्र है यदि उसको संगठित किया जाए, शिक्षा क्षेत्र है उसको संगठित किया जाए, अन्य कृषि क्षेत्र है उसको संगठित किया जाए, तो जो कि आम जो है आमदनी जो है कि औसत लोगों की जो है कि 20-25 हज़ार तक पहुँच सकती है। जब 20-25 हज़ार की पहुँचेगी, तब तब उनको जो है कंपनियाँ बाध्य होकर के जो है कि 60-70 हज़ार, 80 हज़ार रुपया देंगे। यहाँ तक उनका जो है कि जो रेट है, वो जो है कि सरकारी स्तर पर से कम नहीं रह पाएगा और सरकार के जो है कि वैकेंसियों पर भी उतना अधिक जो है कि लोग जो है टूटेंगे नहीं। और अब मूलतः ये सब का कारण क्यों हुआ? देखिए, जब अर्थव्यवस्था धीमा होता है, तो उसका फ़ायदा जो है कि अति संपन्न लोग उठाते हैं। जब अर्थव्यवस्था जो है कि अच्छी होती है तो उसका फ़ायदा मध्यम वर्ग के लोग उठाते हैं। जब अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ती है, तब उसका फ़ायदा जो है कि निम्न स्तर के लोग उठा लेते हैं, क्योंकि जब जहाँ आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है वहाँ अमूमतः मज़दूरी जो है ₹1000 तक रोज़ ले देते हैं। जैसे जो है कि आज जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है सफाई कर्मी का जो पैकेज 1 करोड़ के ऊपर है। क्योंकि वहाँ ऐसी जो है कि व्यवस्था हो गई है कि डॉक्टर, इंजीनियर का वेतन पैकेज जो है कि एक सफाई कर्मी से कम है। जहाँ पर अर्थव्यवस्था अच्छी ग्रोथ कर जाती है या अच्छा लेवल में विकसित होती है, वहाँ पर मोटे काम करने वाले अधिक वेतन पाते हैं, बल्कि जो है कि महीन काम करने वालों का वेतन कम हो जाता है, क्योंकि सब लोग जो है कि डॉक्टर, इंजीनियर आज विशेष विशेष जो है कि सम्मान के काम को पसंद करते हैं और जो मोटा काम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। इसके क्षेत्र में इस पर जो है कि चर्चा होनी चाहिए कि कैसे जो है क्षेत्रों को संगठित किया जाए। अब पहले जो है कि बड़ी-बड़ी मिल चलती थी। हाँ, हेलो। पहले मिल चलती थी, वहाँ जो है कि जो मज़दूर यूनियन है ना उसको जो है सब नष्ट कर दिया गया। तो बाद में क्या हुआ, जो है कि लोग हथकरघा पे आ 9 गए। मिनट हो वहाँ गया। पर कंपनियों को कुछ भी सीधे जो है कि ठेके पे काम करा लेते हैं। अब ठेकेदारी प्रणाली आ गई, ठेके पे काम करा लेते हैं और ठेके में जो है कि जो बोली कम बेसी होती है वहाँ से काम होता है, काम चाहे खराब हो अच्छा हो। ये मंगला सब प्रसाद बातें जी, होती 9 हैं। मिनट हो गया आपको बोलते हुए। अच्छा, ठीक है। तो इसके साथ मैं बात को समाप्त करना चाहूँगा 2 मिनट। तो मूलतः जो है कि हर मनुष्य अपने क्षमता से संपूर्ण है। ईश्वर ने जो दिया बहुत दिया, बस उसको जो है कि संगठित करके कार्यक्षेत्र में लाया जाए। इस पर जो है कि चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। मदन मोहन नमस्ते गुप्ता जी सभी जुड़े हैं साथियों के दिल्ली लिए। से। 1 मिनट मदन जी रुकिएगा। मदन मोहन गुप्ता जी जुड़े हैं दिल्ली से। बताइए भाई साहब। अ, 4 से 5 मिनट के अंदर आप अपनी बात रखिएगा और समय मत लीजिएगा प्लीज। मैं आज बहुत दिनों बाद आपके ग्रुप में चर्चा में ज्वाइन किया। इच्छा तो बहुत रहती थी लेकिन समय क्लैश करता था कभी कभी। तो यदि हमारे को डिस्पैरिटी खत्म करनी है तो जो पैसे को हमने भगवान बना रखा है आज के युग में, उसको जमीन पर औकात उसकी दिखानी पड़ेगी। इस पैसे को भगवान बनाने के चक्कर में मानवता जो है बिल्कुल खत्म जो हो गई है, उसको हमें पुनर्स्थापित करना होगा। और अब की बार ये एक विशेष उस जो है समय है कि 2 अक्टूबर को दशहरा भी पड़ रहा है और संघ की स्थापना का 99 साल पूरे हो गए, 100वां साल भी शुरू हो रहा है। तो हमको संघ में और महात्मा गांधी जी के विचारों में जो प्रतिद्वंदिता दिखाई देती है,
उसको एक करने का भी प्रयास करना चाहिए। और पैतृक उद्योगों को हमें स्थापित करना होगा। भारत की शिक्षा प्रणाली जो कंपलसरी होने के बावजूद भी 20 साल वेस्ट करने के बाद ये कहती है अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग की जरूरत है, तो हमें उनको कहना पड़ेगा कि 20 साल जो हमारे जीवन के आपने कंपलसरी कर रखे हैं उसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई। और पैतृक उद्योगों को भी जब हम शिक्षा प्रणाली में लेकर आएंगे तो ये विषमता दूर होगी और पैसे का वर्चस्व कम होगा। ऐसी शुभकामनाएं हम कर सकते हैं। तो मैंने आपके मार्गदर्शक ग्रुप में कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ कभी कभी पोस्ट, तो उस पर यदि कोई और किसी का क्वेश्चन हो या कोई चर्चा हो। ज्ञानेश जी तो ज्ञानेंद्र जी हमारे को शायद कुछ देखते होंगे, नहीं देख पाते तो उनको पर्सनली भेजने का कहेंगे तो मैं भेजूंगा, तो अच्छा लगेगा। और अब ये परिवर्तन का युग है, परिवर्तन होगा। महात्मा गांधी जी का जो 1909 का हिंद स्वराज का सपना है वो अब इस पर कार्य शुरू होगा। ये ऐसी शुभकामनाएं मेरे को रहती है। जी, बाकी के साथी बताएं। मदन मोहन जी को रोज जुड़ना चाहिए ना, हाँ नहीं, रोज जुड़ने का प्रयास करूंगा मैं। धन्यवाद। करिएगा। ये हाँ इच्छा चलिए रहती है और मेरी। बताइए कोई कुछ। बस यही इच्छा है कि आप भारत के संविधान में जो 73 74 अनुच्छेद है उसकी आत्मा को जागृत करके उसको प्रभावी बनाएं। जरूर जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी। भैया जी जय सियाराम। जी आदरणीय, बताइए। आज जो गरीबी और अमीरी का अंतर दिख रहा है उसका कारण गुप्ता जी ने बताया, बिल्कुल पैसे को भगवान मानना, लेकिन पैसा कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। इसमें भूमिका है हमारी शासन पद्धति की। जो तंत्र विकसित किया है उस तंत्र में खराबी है, क्योंकि जो भी योजनाएं ये लाते हैं उसके लिए ना तो समाज को प्रशिक्षित किया जाता है, ना ही समाज को उस टेक्नोलॉजी से जो डिजिटल बनाया मोदी जी ने उसका। भाई पहले टेक्नोलॉजी आ तो जाती, आज 5G जितनी कंपनियां हैं वो 5G का पैसा तो वसूल करती हैं, लेकिन क्या 5G हमारे उसमें चलता है? तो सरकार की सबसे बड़ी गलती है कि जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है उसमें स्वस्थ कंपटीशन नहीं है। सबसे पहला हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि वो भाई भतीजेवाद और मेरा और तेरा इसकी भेंट हमारी योजनाएं चल रही हैं। तो उस कारण से क्वालिटी नहीं मिल रही है। एक तो दूसरी बात कि जितने भी जो आम आदमी को उनसे लाभ मिलना चाहिए वो आम व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकारी सुविधाओं का लाभ सभी ले रहे हैं, लेकिन उनका फायदा लोग को नहीं दे रहे हैं। और लोग को संगठित, अब ऑर्गेनाइज और इनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टरों की बात हुई तो अहम बात रखती थी हमारा समाज, क्योंकि पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में संगठन कभी भी सहयोगात्मक काम करता ही नहीं है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करता है। तो वही आज हो रहा है, व्यक्ति विशेष के लिए काम हो रहा है, और जो जिन व्यक्तियों के लिए लोग काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और काम करने वाले पीछे की ओर जा रहे हैं, उनकी आर्थिक दशा दुर्दशा में बदल रही है। तो पहले जो सामाजिक विन्यास था हमारा वो सहभागिता का आधार था। सहभागिता के कारण लोगों के काम अब स्किल, जैसे एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन में आज कंपल्सन एजुकेशन में क्यों हो, तो गुप्ता जी भी उस बात से सहमत होंगे, क्योंकि वो प्रशिक्षण तो देते नहीं है किसी काम को करने का, केवल किताबी ज्ञान होता है। अब उसमें सबके सब में एक जैसी क्षमता नहीं होती है। तो वही जो एक राज का काम सीखना चाहता है वो बचपन से लेकर के अपने, जिसके पिता राज का काम करते हैं वो ज्यादा एक आर्किटेक्ट से अच्छी बिल्डिंग बनाएगा, नक्शा अच्छा बनाएगा, उसको उसका क्रियान्वयन
अपनी जो योजना बनाएगा उसका बेहतर तरीके से कर पाएगा। इसलिए हमारी पुरानी बिल्डिंगें देखो आज भी यथावत हैं और सुदृढ़ स्थिति में हैं। पुल भी पुराने आज भी सुदृढ़ स्थिति में हैं, जबकि वो कहीं से IIT करके नहीं आए थे, क्योंकि उनको स्किल्ड थे, वो अक्षर ज्ञान नहीं था लेकिन उनको कौशल था उनके अंदर। तो कौशल विकास हमारा समाज करता था, क्योंकि समाज में ऐसी एक तंत्र विकसित था। ऐसे ही टेक्सटाइल में आप कपड़े में देखिए, गांव गांव में हथकरघे थे, गांव गांव में कपड़े की बुनाई होती थी, रंगाई होती थी, छपाई होती, प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाकर और अपनी दैनिक जीवन के उपयोग की चीजों का निर्माण किया जाता था और सप्लाई की जाती थी। तो शिक्षा में और समाज में ये दो चीजों पर, क्योंकि किसी भी देश की रीढ़ जो होती है वो शिक्षा होती है, शिक्षा कंपल्सन होना ही नहीं चाहिए। ये सरकार की बहुत बड़ी मूर्खता है कि जो शिक्षा को कंपल्सन कर दिया। क्यों? जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़े और जिसको पढ़ना है वो पढ़े, तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। और जब गधा घोड़े सब एक साथ पढ़ेंगे, जिसको नहीं पढ़ना है तो वो तो डिस्टर्ब करेगा, और वो जो गृह कार्य में जो घर के लोगों के साथ वो जिस कला जो उसके अंदर कला है उसको परिष्कृत कर उसके घर वाले ही उसको कुशल बनाने में सक्षम होते थे, तो वो उस क्षेत्र में आगे, क्योंकि उसकी कला को पहचान घर वाले ही पहचान लेते थे, उस दिशा में उसे आगे बढ़ाते थे, वो परिपक्व हो जाता था। उसके अंदर उस काम को करने की क्षमता विकसित हो जाती थी, कुशलता विकसित हो जाती थी। और समाज हमारा चूंकि जब सहयोग में रहता था तो समाज में सौहार्द रहता था, परस्पर सहयोग की भावना रहती थी, वैमनस्यता नहीं रहती थी, और लोग पैसे के लिए काम नहीं करते थे, लोग एक दूसरे के प्रसन्नता के लिए, सुख के लिए काम करते थे। आज लोग केवल मशीन की तरह लगे हुए हैं और मशीनीकरण हुआ है, और जो नौकरी का महिमा मंडन हुआ है उससे हमारे किसानों में डेस्परेशन बढ़ा है, उनकी मनोदशा खराब हुई है। इस कारण से लोग के खेती का काम नहीं करना चाहते हैं, खेती के दाम उचित प्रकार से, क्योंकि उसमें मवेशी पालन को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, क्योंकि उतनी जो चरनोई जगह पड़ी हुई थी उस पर सारे बड़े बड़े लोगों का जो भी सत्ताधीश हैं जो आज प्रशासन में है उनके कब्जा है, तो चरनोई जगह खत्म हो गई है, उसके कारण मवेशी पालन कमजोर हो गया है। यही किसान की, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि किसानों के पास खेती में ज्यादा कुछ नहीं होता था, केवल भरण पोषण के लिए होता था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण उनका पशुधन था। आगे और लोग बात को विस्तार देंगे, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी देखिए, धन्यवाद। अब बाबा जी आप आज अपनी की बात चर्चा रखना को चाहेंगे? आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। जी एक बात तो सामने आई कि भारत में पूंजी अर्थात जिनके पास संपत्ति है उनको लाभ ज्यादा मिल रहा है। यह बात सच भी है। प्रश्न ये उठता है कि आप संपत्ति वालों को विदेश जाने से रोकेंगे कैसे? क्योंकि जिसके पास पैसा है वह अपने पैसे को अपनी योग्यता के अनुसार बढ़ाना चाहता है। आप अयोग्य लोगों को आप पैसा देना चाहते हैं, योग्य लोगों से निकालकर अगर आप अयोग्य लोगों को पैसा देना चाहते हैं तो आप अपने पास से दीजिए, लेकिन आप योग्यता से पैसा निकालकर अयोग्य लोगों को अगर देंगे तो योग्य लोगों को आप विदेश जाने से रोक नहीं सकेंगे। इसका मतलब ये है
कि भारत के लोग, भाई भारत में उस स्थिति में टेक्नोलॉजी में भारत पिछड़ेगा। अभी वर्तमान में भारत में अगर एआई का विकास हो रहा है तो एआई का विकास तो पूंजीपति करेंगे, पूंजीपति करेंगे, अपने लाभ के लिए करेंगे। अगर उस कार्य को पूंजीपतियों की तुलना में सरकार ले लेती है तो सरकार घाटे में चली जाती है। इसलिए आप किसी भी तरीके से भारत के पूंजी को विदेशों में प्रवाहित नहीं होने दे सकते, बल्कि आपके लिए उचित यह होगा कि विदेशी पूंजी भारत में आवे। अब आप कैसे अपनी अर्थनीति बनाएंगे? जब तक भारत में पूंजी को लाभ नहीं मिलेगा तब तक विदेश की पूंजी भारत में आएगी नहीं। इसी के बीच में हम लगातार झूल रहे हैं और इसलिए हमें अपनी नीतियां ऐसी बनानी पड़ रही हैं जिससे पूंजीपतियों को लाभ हो। आपने अभी कहा, किसी साथी ने कहा कि पर्यावरण को बचाए रखना पड़ेगा। पर्यावरण आप कैसे बचाएंगे? तो पर्यावरण को बचाने के लिए तो आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। अभी भारत में एक उद्योगपति हैं, अंबानी। अडानी से भी ऊपर अंबानी जा रहे हैं। अंबानी को जब तक लाभ नहीं मिलेगा तो अंबानी काम नहीं करेंगे। अब अंबानी को लाभ आप देंगे तो अंबानी को जब लाभ देंगे तब तब क्या होगा फिर आगे? फिर आप एक और विचार करिए कि अंबानी पर पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी तो अंबानी पर है कि अंबानी पर्यावरण को बचाएं। अंबानी को सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि आप जितनी जमीन पर उद्योग लगाएंगे, जितनी जमीन पर आप अपना उद्योग लगाएंगे उतनी जमीन आप सरकार को देंगे। पेड़ लगाकर अब आप सोचिए कि अंबानी को अभी
5 लाख करोड़ की जमीन सरकार ने दी है। 5 लाख करोड़ की जमीन सरकार ने अंबानी से ली है और पेड़ लगाकर ली है। वो भी ऐसा नहीं है कि पेड़ लगे हुए नहीं है। तो 5 लाख एकड़ जमीन सरकार ने अंबानी से ली है और पेड़ लगाकर ली है। ये ऐसा गड़बड़ झाला है कि इसको तय करना आसान नहीं है। बाहर का आदमी सोचता है कि सरकार ने अंबानी को 5 लाख एकड़ जमीन दे दी। बाहर के आदमी को तो पता नहीं है। मुझे भी यह बात तो जानकारी कैसे होती, क्योंकि कोई उद्योगपति तो इस बात को बताता नहीं है कभी। उद्योगपति इसको छिपा के रखते हैं हमेशा। क्योंकि मेरे लड़के भी औद्योगिक घराने में हैं, इसलिए मुझे जानकारी हुई। ये बातें टेढ़ी मेढ़ी हैं। उद्योगपतियों को आप अगर लाभ नहीं देंगे तो देश में उद्योग नहीं लगेंगे। विदेशी पूंजी विदेश चली जाएगी। विदेश की पूंजी भारत में आकर्षित नहीं होगी। इसलिए सरकारें बीच का रास्ता निकालते हैं। चलिए, मैंने आपको कुछ मोटी मोटी बात बताई है। आप कोई बात पूछना चाहें तो आप और पूछ सकते हैं। अभी 5-10 मिनट टाइम है और आप फिर अपनी चर्चा को जारी रख सकते हैं। बाबा जी एक बिंदु और बता देते, असमानता कैसे घटे करके। क्या चीज? एक बिंदु और बता देते, असमानता कैसे घटे। आपने जो चर्चा की सूत्रगत है ना, चर्चा ऐसी ही होनी चाहिए। तो वहां तो वर्ग गिनने लगते हैं, ये चतुर्थ श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के वर्ग गिनने लगते हैं। नहीं, कोई सरकारी काम की ऑर्गेनाइज क्षेत्र है तो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र। एक बात यह सच है जो आप बता रहे हैं, लेकिन अगर सब लोग सब बात जानते होते तो हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब कि बहुत लोग बहुत बात नहीं जानते हैं और इसलिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो कोई हर्जा नहीं है इससे। चलिए, और कोई बात पूछना हो तो बताइए ज्ञानेंद्र जी। आप अपनी चर्चा को जारी रखिए। जी बाबा जी। ब्रिजेश भाई साहब, मैं इस विषय पर 2 लाइन की बात करना चाह रहा था। जी बताइए। कुछ बात नरेंद्र यादव भैया ने कही और मंगला प्रसाद जी ने, अरे वो माता प्रसाद कौरव जी ने, उसी बात की कड़ी में मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो आर्थिक असमानता समाज में बनी है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई एक माना जाए तो मैं वो मानता हूं राज्य की जन कल्याणकारी अवधारणा।
एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर जन कल्याणकारी अवधारणा बुरी है तो जन कल्याणकारी अवधारणा ही है कि जिनके आधार पर आज हम समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य, ऐसी तमाम चीजें हम, बस है, ट्रेन है, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हम आज पा रहे हैं, उसके पीछे है राज्य की जन कल्याणकारी अवधारणा। और फिर मैं उसे कह रहा हूं सबसे बड़ी समस्या है, वास्तव में मैं इन अर्थों में कह रहा हूं कि जन कल्याणकारी जब राज्यों की जिम्मेदारी रहेगी तो उनके पास काम बहुत रहेगी। काम मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पर्यावरण जैसे बहुत सारे काम। और बहुत सारा काम करना होगा तो बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। राज्यों के पास कोई अर्थोपार्जन के लिए कोई धंधा, कोई बिजनेस तो होता नहीं है। राज्यों के पास अर्थ उपार्जन का एक ही माध्यम होता है, वह है कर। बहुत सारा काम मतलब बहुत सारा पैसा, मतलब बहुत सारा टैक्स। और जब बहुत सारा टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी, बहुत सारा टैक्स कलेक्शन करने का एक दबाव सरकार पर रहेगा, तो वह तमाम ऐसी योजनाएं बनाएंगी जिससे कि उनके पास कर आवे। नरेंद्र यादव जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं अभी आंकड़े चेक कर रहा था, आप लोग जब बात कर रहे थे, तो वर्तमान में लगभग 80% देश की आय, जीडीपी, वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती है। और लगभग 20%, सॉरी 80% लोग, यानी हमारे देश की कुल आबादी जो अर्थोपार्जन करती है, उसमें से 80% आबादी वो निर्भर करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, और 20% आबादी निर्भर करती है ऑर्गेनाइज सेक्टर से। ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ इतना अंतर समझिए, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि सरकार के पास, सरकार ने उसकी लाइसेंसिंग की हुई है, सरकार उनके आय व्यय का ब्यौरा अपने तरीके से देखना चाहे तो देख सकती है। और अनऑर्गेनाइज का मतलब है कि कोई लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं और उनके ऊपर आय व्यय का ब्यौरा देखने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्थित साधन नहीं है। वो जो बता देते हैं उसी आधार पर उनको मान लेना पड़ता है और उसी आधार पे अपने कार्य को उनको संचालित करना पड़ता है। अब जब ऑर्गेनाइज सेक्टर ही उनको पैसा दे रहा है तो उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी, मतलब नैतिक जिम्मेदारी तो खैर अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों के लिए है, लेकिन जो एक व्यवहारिक कठिनाई उनके सामने खड़ी होती है कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही लाभ पहुंचाने के लिए नीतियां बना सकते हैं या उनकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, या हम ऐसा कोशिश करें कि देश के अधिकांश लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएं। जैसा कि पीछे आपने देखा, टैक्स सिस्टम इन्होंने यूपीटीटी लगाया, फिर टीओटी लगाया, फिर वैट लगाया और फिर अंततः जीएसटी पर आ गए। जीएसटी के साथ ही उन्होंने अभी टैक्स स्लैब घटाना शुरू कर दिया है क्योंकि उनकी इनकम प्रॉपर होने लगी है। अधिकांश ऑर्गेनाइज सेक्टर जीएसटी के दायरे में आ गए। जीएसटी के दायरे में आने की वजह से सरकार की इनकम बढ़ गई, सरकार की इनकम बढ़ गई तो वो उसको उस हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे आर्थिक असमानता समाज में बनी रहे, ज्यादा बनती रहे। जितना ज्यादा आर्थिक असमानता रहेगी वो उतना ही ज्यादा, मतलब ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच की खाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो उनको एक तरफ से सुविधा भी दे रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास सुविधा नहीं है। अब इसका उपाय क्या हो? तो मैं देख रहा था कि कुछ बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, और हम लोग सामान्य तौर पे जब इसकी चर्चा करते हैं आर्थिक असमानता पे, तो हम उसको थोड़ा सा सुपरसीड करके आगे बढ़ जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमने कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य कम रखना।
कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य कम रखने का मतलब यह है कि हमने डीजल, पेट्रोल इत्यादि का दाम इतना कम रखा है, और कारण हम बताते हैं कि कृषि योग्य कार्यों के लिए हमें डीजल की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने डीजल का मूल्य सस्ता रखा है। जबकि आंकड़े ये कहते हैं कि देश में 67% से 73% तक अलग अलग समय पे अलग अलग मतलब परसेंटेज निकला है। 67 से 73% तक कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग केवल व्यावसायिक उपयोगों में हो रहा है, मतलब जिसमें परिवहन है और बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, जो कि 67 से 73%। उसमें अगर हमने परिवहन को जोड़ दिया कि सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के ही आप परिवहन लीजिए, तब वो 73% हो जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि नहीं, परिवहन को हटा दीजिए क्योंकि एक सामान्य आदमी भी इस्तेमाल करता है, तो वो 67% बताता है। इतनी बड़ी मात्रा में कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग आज पूंजीपति कर रहे हैं, और उनको सस्ता देने के लिए सरकारें और कुछ सामाजिक संगठन साथ में खड़ा हो जाता है। जब हम कहते हैं कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य बढ़ाइए, कृत्रिम ऊर्जा पर 2.5 गुना से ज्यादा आप टैक्स लगा दीजिए, और उन पैसे को हम सामान्य लोगों के बीच में, इस देश के सभी नागरिकों को बराबर बराबर बांट दीजिए। भाई क्या दिक्कत है? जो ज्यादा उपयोग करेगा वह ज्यादा टैक्स देगा और कम पाएगा, जो कम उपयोग करेगा वह ज्यादा अमाउंट पाएगा क्योंकि वो कम उपयोग कर रहा है। लेकिन कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य निश्चित रखने के लिए, कम से कम रखने के लिए, तमाम ऐसे सामाजिक संगठन हैं और इस तरह का काम करते रहते हैं। मुझे लगता है कि कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य बढ़ा दिया जाए, और दूसरा एक कार्य कि राज्य की जन कल्याणकारी अवधारणा को थोड़ा सा सीमित करके, अभी सुरक्षा और न्याय के लिए सीमित होकर के कर कम से कम कलेक्शन करना शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसा रहे, और विनियमित क्षेत्र वस्तु विनिमय को भी स्थान दिया जाए। ये कुछ 1 2 3 उपाय और कुछ समस्याओं पर मैंने अपनी बात रखी। धन्यवाद। आप सभी धन्यवाद। बंधुओं को नमस्कार। आइए मैं पवन जी। पवन। देखिए, आजादी के बाद से हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आज 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, और वो समय का आकलन करके वो सोच सकते हैं कि अगर उस समय उनके पास 1 करोड़ रुपया रहा होता तो क्या आज वो धनी रहते और वो 1 करोड़ रुपया बैंक में रखे होते? तो हम लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि पैसे का अवमूल्यन हो गया। 10 लाख रुपया लेकर हिंदुस्तान लीवर कंपनी ने साबुन बनाना शुरू किया था, तमाम छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाने शुरू किए थे। आज वो हजारों करोड़ों का व्यवसाय कर रहे। क्या हमारे पास 10 लाख नहीं थे? बहुत सारे लोगों के पास थे। तो सबसे बड़ी लूट, अमीरी और गरीबी की खाई को जिसने बढ़ाया है वो है पैसे का अवमूल्यन। भारत के गवर्नर ने जो है, मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन देता हूँ, यह सबसे बड़ा धोखा भारतीयों के साथ हुआ, और पैसे का अवमूल्यन हुआ, जिससे गरीब गरीब हो गया, जिसने इस लूट को नहीं समझा, जिसने हमेशा अपने पैसे को सोने में बदल के रखा, वह इस लूट से बच पाया। अब लूटा किसको गया? किसान। किसान के पास क्या थी? जमीन था, सोना था, मकान था। लूटा किसने? व्यवसायी। व्यवसायी के पास क्या था? दुकान थी, एजेंसी थी, फैक्ट्री थी, लग्जरी सामान जिससे वो बनाता था, जिससे वो किसान को लूट सके। सरकार किसको लूटना चाहती है? किसान को लूटना चाहती है, उसकी जमीन को छीनना चाहती है, उसके परिवार को लूटना चाहती है, उसका परिवार तोड़ना चाहती है। और इस हिसाब से सरकार ने किसान से उसके जंगल और जमीन को छीना, और उसके बच्चों को सरकारी अधिकारी बना के उसका परिवार छीना।
कर्मचारी बनाकर, अधिकारी बनाकर। और इसमें लूटा कौन? किसान। क्योंकि किसान से हर चीज छीनी जा रही है। उसकी जमीन पे यदि आप रोड बना रहे हो तो आप उसको कागज की नोट पकड़ा के उसका अवमूल्यन कर दोगे। आप उसके जमीन का उस जगह शेयरधारक क्यों नहीं बना देते? आज जो है नितिन गडकरी जी कहते हैं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, जितना चाहो उतना रोड बनवा सकता हूँ। कैसे बनवा सकते हैं? अपने भारत सरकार की कोई जमीन नहीं है, इस देश के किसानों की जमीन है, जिसे धोखा दे करके ले लिया जा रहा है और उसे व्यवसाय में नई नई ऊंचाइयां दिया जा रहा है। आप अपने किसानों को अपना पार्टनर बना सकते हो? नहीं बना रहे हो, क्योंकि आपको इन्हें धोखा देना है। आपको इन्हें वास्तव में समृद्ध नहीं बनाना है। आप अपने देश के व्यवसायी को लूट रहे हो। कैसे लूट रहे हो? अरे आएंगे ना यार। जो व्यक्ति आपसे मिल नहीं रहा है, जो अपने प्रोडक्ट बना रहा है, उसके ऊपर आप इतनी बंदिशें लगा दोगे कि वो चल ही नहीं पाएगा। व्यवसायी मतलब सरकार से जो दलाली करेगा वही व्यवसाय कर पाएगा। हमारे बीच जो धन का सामंजस्य ठीक नहीं है, उसका कारण सरकार है। क्योंकि सरकार हमें गरीब और करना चाहती है और लूटना चाहती है। हमें इसको समझना पड़ेगा। जब तक हम सरकार के ऊपर भरोसा करेंगे तब तक हम लूटते रहेंगे। भरोसा तोड़ना पड़ेगा, उदारवाद के लिए लड़ना पड़ेगा, जमीन पर किसान का अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, शिक्षा पे गुरु के अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। शिक्षा गुरु देता है, पैसा मैनेजमेंट कमा रहा है। तो हमें इन बातों को बहुत अच्छे से समझना होगा और अपनी व्यवस्था खुद खड़ी करनी पड़ेगी। हमें अपना केंद्रीकृत व्यवस्थाएं जो है वो हमें नहीं बचा पाएंगी। जो व्यवस्था टीवी और रेडियो के जरिए पूरे भारत देश में चलेगी वो हमें नहीं बचा पाएगी। हमारी अपनी चर्चा प्रोग्राम जब बनेंगे, हम खुद चर्चा करेंगे अपने कल्याण के लिए, हर मोहल्ले में, हर जिले में, तब हम अपनी व्यवस्था बना सकेंगे। और हम यदि चाहें कि हम सोते रहें और कोई सरकार, कोई मसीहा हमें बचा ले जाए, तो असंभव है, हम बच नहीं सकते। धन्यवाद। और साथी बताएं। सभी साथियों के लिए नमस्ते। आज़ादी के बाद हमारे देश में मतलब जो अमीर गरीब की खाई बनी हुई थी वैसी आज भी बनी हुई है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसान जो पहले करीब 40-50 वर्ष पहले खेती करते थे हल बैलों के द्वारा, उस समय अन्न का उत्पादन इतना नहीं होता था। अब जो है वर्तमान समय में मशीनीकरण है। जहाँ पहले 10 कुंतल पैदा होता, आज वहाँ करीब 40 कुंतल पैदा होता है किसान के। तो किसान ने मतलब खेती में तो अन्न की उत्पादन क्षमता अधिक बढ़ाई है, लेकिन फिर भी जो है किसान उन्नति नहीं कर पाया। जो असमानता है मतलब अमीरी और गरीबी की, वो बरकरार बनी हुई है। और जो मतलब सरकारी जॉब करते हैं उनकी तो हर तरह से मतलब तनख्वाह सरकार प्रतिवर्ष बढ़ाती है, लेकिन जो मजदूर वर्ग है, गरीब है भारत में, वो गरीब ही होता जा रहा है और जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? इस पर हमें विशेष गहन चिंतन करना है। आखिर किसान मतलब वो तो उन्नति कर रहे हैं, और जिनके पास 5 बीघा 2 बीघा 6 बीघा 10 बीघा जमीन है वो जो है आज भी निर्धन बने हुए हैं और अपनी संतानों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे हैं।
तो अगर हम गहराई से देखें तो मजदूर वर्ग जो मेहनत करता है वो भी मतलब एक प्रकार से उसका भी मतलब स्थिति डाउन होती जा रही है। कभी मतलब मजदूरी मिल गई तो ठीक है, अगर पैसे कमा लिए तो उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो इस तरह से मजदूर वर्ग जो है वो और ज्यादा मतलब उसकी हालत खराब होती जा रही है। और जो मतलब आरक्षण व्यवस्था सरकार ने लगा रखी है शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, तो अगर सरकार आरक्षण खत्म कर दे तो ठीक है। अगर आरक्षण खत्म नहीं करती तो जिन लोगों को इस भारत में आज़ादी के बाद से मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जब से संविधान लागू हुआ है तब से इस देश के लोग लाभ उठा रहे हैं, उनका लाभ जो है बंद कर देना चाहिए, उनको आरक्षण नहीं देना चाहिए सरकार को। और जो निचले तबके के गरीब व्यक्ति हैं शिक्षा के क्षेत्र में चाहे नौकरी के क्षेत्र में, जो मतलब गरीब तबका है चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो मतलब कोई भी कास्ट है, उस गरीब व्यक्ति को पदासीन करना चाहिए। उसे मतलब हर तरह से चाहे वो आरक्षण लाभ हो या अन्य आर्थिक लाभ हो सरकार को देना चाहिए। तभी जो है जो गरीब तबका का व्यक्ति है वो आगे बढ़ सकता है। वरना स्थिति अधिक मतलब इतनी दयनीय है कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। ये अमीर गरीब के बीच की खाई कब समतल होगी ये तो समय ही बताएगा। बस इतना ही कहूंगा। जी हेलो, ठीक है साथी बताएं। मैं बोल सकता हूँ? किसी साथी का कोई बात है तो ले लेते हैं। विपुल जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मेरा ये कहना है कि अभी सैलरी की बात हो रही थी कि सैलरी में समानता है। मेरा मानना है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो दरअसल काम क्या कर रहे हैं। अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आउटडेटेड है तो उनकी सैलरी कैसे बढ़ेगी। देखिए, सैलरी बढ़ने का एक ही उपाय होता है, आपको अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा। नौकरी पाने का एक ही उपाय है, आपको अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो हम इस पे भी विचार करना है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। अब मैं काम करता था नोएडा में, तो वहाँ पे लोग करते थे एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग। अब वैसे काम में तुम कितना भी कर लो, 12 घंटे तुम कर लो, लेकिन जब उस काम की कीमत नहीं है, उसका मार्केट वैल्यू नहीं है, तो आपको सैलरी कहाँ से मिलेगी। ये बात भी विचारणीय है। दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब की बात हुई। हाँ, ये बात सही है कि उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, आम लोगों की अपेक्षा तो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें इस पक्ष पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका स्किल क्या है। जब तक अपना स्किल को इन्हांस नहीं करेंगे तब तक आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बहादुर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आदरणीय आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ नहीं रही। भैया जी बैदराज बोल रहा हूँ। चलिए तो ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। कल ज्ञान देंगे। 1 मिनट। बहादुर सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोहन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तब तक आप रख दीजिए। हेलो हेलो हेलो, आवाज जा रही है? हेलो। आ रही यार। हाँ, सभी विद्वत साथियों का अभिवादन है। आज चर्चा जो चल रही है
वह आर्थिक असमानता की चल रही है। आर्थिक असमानता का मतलब है कि धन है, संपत्ति है, पूंजी है, जगह है, जमीन है, स्वर्ण है, ये सब जो है, एक आम आदमी, एक नौकरी पेशा आदमी, एक साधारण व्यवसायी आदमी, एक उच्च व्यवसायी आदमी, एक उद्योगपति आदमी, एक जो प्राइवेट सेक्टर में सर्विस कर रहे हैं, एक जो है जो हमारा तंत्र है जिनमें की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो एक मीडिया सेक्टर होता है, इन चारों में जितने भी कर्मचारी, अधिकारी और मार्गदर्शक, नेता, लीडर लगे हुए हैं, ये सारे जो हैं अलग अलग तबके में अपना अपना कार्य और सेवा दे रहे हैं। इसमें सबसे नीचे जो हैं वो श्रमिक हैं, श्रमजीवी हैं, किसान हैं, छोटे स्तर के जो किसान हैं, मजदूर हैं, ये सब अपने अपने जगह पर सेवा दे रहे हैं। अब जहां तक आर्थिक असमानता की बात है, तो आर्थिक असमानता जो है, आप चाहे वह कोई युग हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कोई भी युग हो, तो आर्थिक असमानता हर समय जो है, जो योग्यता के आधार पर ये असमानता बराबर रही है और आगे भी रहेगी। पूर्ण रूप से कोई चाहेगा कि हम इसको समान कर दें, तो सबका जीने का तरीका अलग अलग है। कोई लाख रुपए में कोई संतुष्ट है, कोई 1 करोड़ में संतुष्ट है, कोई 10 करोड़ में संतुष्ट है, कोई अरबों खरबों में भी संतुष्ट नहीं है। तो ये सारी जो है व्यवस्थाएं सामाजिक वातावरण के हिसाब से चलती रहती है, लेकिन जब हम स्वतंत्रता के पूर्व का समय देखते हैं या स्वतंत्रता के बाद का समय देखते हैं, तो उस समय जो हमारी स्थिति थी, उतनी कम आबादी रहते हुए भी जो स्थिति थी कि वास्तव में जो है भूखमरी थी, शरीर को ढांकने के लिए वस्त्र भी नहीं था, कंदमूल खा के भी हमारे देहात में गुजर बसर करते थे सब। लेकिन आज की जो स्थिति है, वो स्थिति बहुत बदली है। भले ही धन संपत्ति और अर्थ के मामले में विषमता आई है, लेकिन जो निम्न वर्ग के भी हैं, गरीब तबके के भी वर्ग के हैं, इनकी क्रय शक्ति बढ़ी है। आज कोई भी भूखे नहीं मर रहा है। कोई भी वस्त्र, जो रोटी, कपड़ा और मकान है, ये सुविधाएं चाहे जिस प्रकार से भी हो, सबको मुहैया है और सबको मिल रहा है। सरकार सबको मकान दे ही रही है, वृद्धा पेंशन 1,000 दे रही है, फ्री में अनाज खाने के लिए दे रही है, चना दे रही है, नमक दे रही है। इसके बाद भी 300 रुपया रोज में कोई भी अगर जो मजदूरी का काम करना चाह रहा है तो उसको मिल रहा है। भले ही पढ़े लिखे इंजीनियर को आपको काम नहीं मिलेगा, बीए एमए को नहीं मिल रहा है, लेकिन इस तबका को मिल रहा है। और सबके यहाँ अगर आप सुविधा के दृष्टिकोण से भी देखिएगा तो सेकेंड हैंड भी अगर 2 व्हीलर है तो है,
आज लेबर का भी काम कर रहा है तो बड़ा मोबाइल में गाना सुनते हुए काम कर रहा है। टीवी है, गैस सिलेंडर है, हर एक घर में बिजली की सुविधा है। ये सारी सुविधाएं चाहे सरकार की ओर से मिले या स्वयं से मिले, तो ये मिल रहा है। अगर पति पत्नी तीनों अगर काम कर रहे हैं तो 600 रुपया के हिसाब से 18,000 20,000 रुपया महीना होता है। तो ऐसी बात नहीं है, आज क्रय शक्ति बढ़ा है। अब जहां तक जो सरकारी सेक्टर में काम करने वाले हैं, तो वहां पर कोई भी जो है उसको आप कहिएगा उसमें आर्थिक असमानता है, तो कोई असमानता नहीं है। तनख्वाह तो आज तक कोई खर्चा ही नहीं करता है। अब इतनी तनख्वाह बढ़े हैं और टेबल के नीचे आ रहे हैं कि वो कहाँ रखेंगे ये उनको समझ में नहीं आता है। रोज छापा पड़ रहा है, पैसे भी पकड़ा रहे हैं। अब जहां तक आप उद्योगपतियों को देखते हैं, तो आप ये चीज देखिए कि आप बैंक में देखिए कि जितने भी बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस है या इंश्योरेंस विभाग है, सब में जितने जो 75-80% पब्लिक का पैसा जमा होता है और उसका ब्याज जो है साल में 6%, 7%, 8%, 10% जो मिलता है, तो आखिर वो बैंक जो है वो पब्लिक को उस पैसे का कहां से देगा? ये पैसा कहां से आता है? आखिर सरकारी कर्मचारी और नेता तो ऐसे ही पैसा रखते हैं, वो तो कुछ देते नहीं है। तो ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जिनको कि कहते हैं कि इनके पास संपत्ति है, आर्थिक असमानता है, सब लूट ले रहे हैं, मार ले रहे हैं, तो वो सारे पैसा इतना रिस्क लेकर के और अरबों खरबों रुपया उससे फाइनेंस करते हैं। उसके बदले में वो 10%, 12%, 13% का ब्याज देते हैं बैंकों को। उतना बड़ा रिस्क लेते हैं, उतने पब्लिक को नौकरी देते हैं, कच्चा माल विदेशों से मंगाते हैं, उनको फिर पक्का बनाते हैं, मार्केट में विदेशों के हिसाब से और कई कंपनियों के प्रोडक्ट के हिसाब से कंपटीशन में बेचते हैं। अगर वो उससे अच्छा ना बनावे और सस्ता में ना बनावे तो विदेशी कंपनी हावी हो जाएगा, वे सारे फेल हो जाएंगे और बैंक का पैसा आपका भी सब फेल हो जाएगा। तो बहुत सारी जो है वो परेशानियां हैं और बहुत सारी जो है व्यता है। वित्त को योजनाबद्ध तरीके से करना पड़ता है और विश्व स्तर के कंपटीशन पर आगे बढ़ना पड़ता है, तब देश भी आगे बढ़ेगा। और नहीं तो फिर आपका देश जो है वो आर्थिक रूप से विदेशों की गुलामी में चला जाएगा। आपका धन जो फिर है वो लूट करके ले जाएंगे। अरे आज अगर अडानी अंबानी, तो आज हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले तो टाटा बिरला डालमिया ही थे। तो टाटा बिरला डालमिया या अडानी अंबानी है तो संपत्ति तो सब भारत में ना है। जिस दिन चाहिएगा आज जीएसटी भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, टर्नओवर टैक्स भी दे रहे हैं, कई कितने प्रकार का टैक्स लगा हुआ है। कल गए इनके संपत्ति पर जिस प्रकार की हम लोग कहते हैं मुंजी हमारा जो सिद्धांत है 2% का टैक्स लग जाएगा तो और आपके पास आ जाएगा, तो सरकारें के ऊपर न है। जब चाहे तब उन पर जिस प्रकार से कि 14 राष्ट्रीय बैंक हुआ नेशनलाइज कर दिए, जिस प्रकार से आजादी हुआ 365 स्टेटों को अपने में मिला लिए। तो ये तो सरकार के ऊपर किस प्रकार से बैलेंस बनाइएगा कि हमारा राष्ट्र भी विकसित करे और जितने भी हमारे पब्लिक का पैसा है जो रिजर्व बैंक के माध्यम से कई बैंकों में जो पड़ा हुआ है उसको भी सुरक्षित रखना है। उसके अगेंस्ट में उनको कुछ मिलना भी चाहिए और जो उद्योग लगाए हुए हैं वो भी सुरक्षित रहे, उनका भी पैसा सुरक्षित रहे।
उनको भी आर्थिक लाभ मिलते रहे कि और भी उद्योग लगा सकें। अब जहां तक है कि मान लीजिए कि आप पब्लिक सेक्टर में जाइए, अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया दे दिए, 2 करोड़, तो करेगा क्या? क्या करेगा उसका? उसको भी तो उसका ज्ञान रहना चाहिए कि कैसे हम इसका व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, कैसे नफा होगा, घाटा होगा। नहीं तो वो बहुत सा हम लोग व्यापारी करने वाले देखते हैं कि कोई लड़का ऐसा रहता है कि उसको पूंजी दे देता है और साल में वो खा पी के बराबर कर देता है, और वही एक लड़का है कि उस पूंजी को आगे बढ़ा देता है। तो आपको योग्यता के हिसाब से ही तो देना पड़ेगा। अब जहां तक बात है आर्थिक असमानता की, तो अगर जो गरीब तबका का या निम्न तबका का है तो इनको और भी इनका जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए। अब ये जीवन स्तर कैसे ऊपर उठेगा? तो इनका जो मजदूरी है वो और बढ़ना चाहिए। किसानों पर जो टैक्स लगे हुए हैं उनके उत्पादन पर वो टैक्स नहीं लगना चाहिए, ताकि उनके कृषि मूल्य और अधिक मिले। या डीजल, पेट्रोल या ऊर्जा का जो बहुत अधिक उपयोग करते हैं उद्योगपति या कारखाने वाले, उस पर टैक्स लग करके कुछ पैसा आता है तो वो फिर सुविधा के अनुसार निम्न वर्गों को मिलना चाहिए। तो बहुत सा आज जो है समस्याएं हैं। और शिक्षा का जहां तक बात कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि मतलब कि से एमए और बीए का तो ये समझ लीजिए कि कर करके बैठे हुए हैं, बल्कि वो मजदूर से भी उनका स्थिति जो है सो ठीक नहीं है। अगर वो टेक्नीशियन है, कौशल विकास की वगैरह कुछ काम कर रहे हैं, तब तो वो कुछ कमा ले रहे हैं। अब जो है आप खूब शिक्षा दे करके अब इंजीनियर बनाइए, और इतना मात्रा में इंजीनियर, अब तो इंजीनियर भी हम देख रहे हैं कि मात्राएं इतनी बढ़ रही हैं कि देख रहे हैं कि कहीं कंपनी में हमको 20,000 और 10,000 और 25,000 का नौकरी मिले, जबकि हम देखने जाते हैं तो आज राजमिस्त्री है चाहे बड़ी मिस्त्री है, 700, 800, 1,000 रुपया ले रहे हैं और 30,000 रुपया महीना कमा रहे हैं सब। मोहन जी शॉर्ट करिएगा अब। हाँ जी, बस हो गया। तो इस प्रकार से जो है आर्थिक असमानता जो है, तो ये सरकार का एक व्यवस्था के रूप से सब कुछ रहना चाहिए। और जितने भी हमारे 140 करोड़ हैं उनको सुविधाजनक जीवन जो है व्यतीत होना चाहिए, और उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी आवश्यकता का भरपूर जो है पूर्ति होना चाहिए। ऐसा बैलेंस बन करके चलना चाहिए। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद जी, भाई साहब, मैं धन्यवाद। बोलूं क्या? जी बताइए। हाँ, मैं जरा ये काफी चर्चा हो गई, सबने अपने विचार रखे। अब ये है कि असमानता तो है, सब मान रहे हैं। अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पे थोड़ा सा मैं अपने विचार रख रहा हूँ। हो सकता है आप लोग मेरे से सहमत हो सकता है ना भी हो, है ना। जैसे गांधी जी ने कहा था ट्रस्टीशिप होना चाहिए एक, मैं उस बात से सहमत हूँ कि ट्रस्टीशिप होना चाहिए। ट्रस्टीशिप से क्या होता है, जैसे मानो कोई बंदा प्रॉफिट का बिजनेस कर रहा है और सरकार उसको छूट दे रही है, सब कुछ मतलब जमीन भी मुहैया करा रही है, बैंक से लोन भी दे रही है, सब कुछ दे रही है। उसके बदले सरकार क्या चाहती है उसे, सरकार ये चाहती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो अपना पैसा लगाए। किस में से लगाएगा? प्रॉफिट में से। तो वो क्या सबको ही लगा रहा है जो प्रॉफिट कमा रहा है, या नहीं लगा रहा? और फिर क्या होता है, जैसे अभी कई लोगों ने एक क्वेश्चन उठा भी कि भाई जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं तो लोग भाग जाएंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। तो जो मैंने ये देखा, कई आपने देखा होगा कई लोगों के जो लोन माफ हुए हैं अभी भी, और पुरानी सरकारों में भी हुए होंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर वो एक जगह बिजनेस रन कर रहा है शहर, और दूसरी जगह भी कर रहा है और तीसरी जगह भी चल रहा है, एक जगह लॉस हो रहा है, तो क्या उसको इतना लॉस हो गया कि पूरा लोन माफ हो सकता है? एक किसान 4 जगह अगर उसकी खेती कर रहा है और एक जगह से बैंक से अगर वो 1 लाख रुपए ले लेता है, तो क्या उसका लोन माफ हो सकता है इस तरीके से जैसे बिजनेसमैन का हो रहा? नहीं हो पाता, है ना। ये एक उदाहरण था। तो ये डिस्क्रिपेंसी जो है इसको दूर करना पड़ेगा।
दूसरा यह है कि ट्रस्टीशिप का मैंने मतलब क्या कहा था कि मतलब जो जैसे मैं टाटा को उदाहरण देना चाहता हूँ। टाटा अपना प्रॉफिट का कह रहा हूँ, नौकरी तो देता ही है, नौकरी तो भाई संस्था लगाई है तो नौकरी तो देना ही देना है। ये हमारे शहर में लगी, अगर कहीं पे भी लगेगी नौकरी तो देगा, ये कोई ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं। दूसरा, वो प्रॉफिट में से अपने प्रॉफिट का 60% सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को देते हैं, जो सबसे ज्यादा। उसके बाद एचडीएफसी देता है, फिर रिलायंस इंडस्ट्री भी देता है, और बहुत सारी इंडस्ट्री दे रही है ना। जो इंडस्ट्री नहीं दे रही उस पर गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये लोग इनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग सोच रहे हैं कि खाली जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में खाली सरकारी नौकरी आती है, नहीं, बैंक, रेलवे, ये तो सरकारी नौकरी में है। जो हायर बिजनेसमैन है या जो जिन पे बहुत बड़ा पैसा है, जो अपने इन्वेस्टमेंट से ही पैसा कमाते हैं, वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। इनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है कि जो बंदा अपने मेहनत को बेच रहा है, ये अपनी स्किल को बेच रहा है और उससे खाली पैसा कमा रहा है, वो इनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जिसने एक सिस्टम बना रखा है, जो सिस्टम से पैसे कमा रहा है, और उसके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, नेटवर्क, एक हिसाब से नेटवर्क से वो मल्टीपल अपने टाइम को कर रहा है और पैसे कमा रहा है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना। दोनों को समझने में थोड़ा सा अंतर है। अब दूसरी चीज, कृषि और भूमि को हमें बचाना होगा। जब हमारी नरेंद्र हमें प्लीज शॉर्ट करिएगा, और भी अगर किसी को हाँ, बोलना होगा तो बात रख लेंगे। 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। कृषि और भूमि, जब हमें पता है कि हमारी जनसंख्या, कृषि, मैं 2 हमारा लाइन देश कहाँ कृषि पे पर है थे? और सारी हमारी इकोनॉमी उसी पे घूमती है। तो कृषि भूमि को बचाना होगा और जितनी से ज्यादा सुविधाएं किसानों को देनी पड़ेंगी, जो वो होना चाहिए। तीसरा ये है कि जब ये सब कुछ डिपेंड ही शिक्षा और स्वास्थ्य पे होगा, तो हमारी जो शिक्षा, जैसे हम लोग आज के टाइम में एक देश एक चुनाव की बात कर सकते हैं, है ना। तो एक देश एक शिक्षा की, और एक, पहले क्या था, आप लोग, हम लोग जब छोटे थे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल थे, सबकी फीस लगभग एक शहर में तो मुझे लगता नहीं कि अंतर था। यूनिवर्सिटी में भी वही थी कि अगर 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, इससे ज्यादा तो थी नहीं। आज के टाइम में पास अगर एक शहर में 4 यूनिवर्सिटी, चारों की अलग फीस। तो इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। जब आप एक तरफ कह रहे हो उच्च शिक्षा नहीं मिल रही, क्वालिटी वाली शिक्षा नहीं मिल रही, और आप उसको पैसे से अगर गरीब अमीर हासिल कर ले और गरीब पैसे की बिना से नहीं कर पाएगा, तो हम बैलेंस कहाँ से बनाएंगे। तो पहली सीढ़ी तो आपको शिक्षा है, और शिक्षा में डिस्क्रिपेंसी है, तो उसको दूर करने का तो काम सरकार ही करेगी ना, पॉलिसी करेंगे। तो एक तो चीज है कि शिक्षा में एक शिक्षा, एक देश एक शिक्षा, और एक उसकी फीस होनी चाहिए और किताबों की। दूसरा चीज, स्वास्थ्य पे भी ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि सब जगह टेस्ट एक जैसे रेट होनी चाहिए, कि भाई अल्ट्रासाउंड इतने में होगा, ये इतने में होगा, ये इतने में होगा। इस पे भी कोई ऐसा गवर्नमेंट को पॉलिसी लानी चाहिए कि लूट कम हो और लोगों को पैसा बचे, जिससे सरकार का ही पैसा बचेगा। अभी सरकार इस पैसे पे खूब लगा रही, जब ये बन जाएगी पॉलिसी तो सरकार को भी यहाँ पे कम खर्च करना पड़ेगा और असमानता दूर होगी, ये मेरा मानना है ना। मैं हो सकता गलत भी हो। और आर्थिक रूप से, जी है ना, और आर्थिक रूप से कमजोर होगा। अच्छा, फिर आर्थिक रूप से कमजोर, इसके अलावा जैसे मानो ये दिया, ये तो एकदम तो होगा नहीं स्टार्ट। शिक्षा में अगर मानो सुधार दिया, अच्छा हाँ, रिसर्च, एक विषय ये है कि शिक्षा में जो रिसर्च का स्तर है, वो हमारे यहाँ देखो मतलब कोई बीटेक कर रहा हो भी, लेकिन रिसर्च में नहीं जा रहे। और रिसर्च में जा रहे हैं तो वो कागजी लोग जा रहे हैं, खाली पीएचडी कर ली, कागजों में कर ली, मतलब कोई नए प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर रहा। और अगर कोई कहता भी है तो हम लोगों के यहाँ तो पहले तो आस पड़ोसी मजाक उड़ाएगा, फिर वो जो उसके टीचर ही मजाक उड़ाएंगे, और अगर वो किसी से पैसे की मदद जाएगा तो वहां कोई नहीं सुन रहा। पॉलिटिकल तो हमारे, आपको पता ही कि किस टाइप के लोग पॉलिटिकल में इस समय हैं। सब इस समय क्या, पहले भी लोग सुनने को तैयार नहीं है, जब तक कुछ वो बना के मार्केट में उतार ना जाए और फिर उन्हें लग जाए कि हाँ, जब वो अपनी तरफ से बना लेगा तब उस पर है। तो हमें रिसर्च पे ध्यान देना पड़ेगा और ऐसे लोगों को फंडिंग करनी पड़ेगी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण देता हूँ, बहुत शॉर्ट में बोलूंगा, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। अभी मैंने देखा था, मनीष सिसोदिया का एक प्रोग्राम देख रहा था। मैं किसी पार्टी का मतलब वो नहीं कर रहा, इसे अदरवाइज मत लेना। मैंने देखा था कि वो बच्चों को क्या करते हैं कि वो एक मॉडल देते हैं हर बच्चों को अलग अलग, कि कोई भी अपना मॉडल बनाओ। वो बंदा मॉडल बना लेता है, फिर वो कहते हैं मार्केट में जाओ, इसे बेचो और कितना पैसा आएगा। तो अगर मानो वो प्रॉफिट में वो प्रोडक्ट चला गया, तो वो कहते हैं मार्केटिंग करो, और कंपनियों से कहते हैं मतलब फाइनेंसर से कि आप इसको फाइनेंस करो, तो एक हिसाब से वो सेटअप लगाते हैं। तो ये कितना अच्छा विकास, इस तरीके की हमें स्किल डेवलप करनी की जरूरत है, जिससे हमारी असमानता दूर होगी, है ना। दूसरी और तीस एक चीज ये बता दिया। अच्छा, फिर मैं दूसरी एक जो सबसे लास्ट पॉइंट है जो मैं कहना चाहूंगा, कि जब हम पता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने असमानता हो गई, आर्थिक वो है, और अभी हमें इस जो जितने भी उपाय में टाइम लगेगा, तो हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जैसे
शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई ऐसा अफसो आधार है, सबको पता है। और सबको ये पता है कि ऑनलाइन ज़्यादातर लोगों के पैसे अकाउंट में जा रहे हैं, किसके पैसे अकाउंट में कितना पैसा है ये भी पता है। और 2 अकाउंट में है तो दोनों अकाउंट भी लिंक हैं आज के टाइम में, ऐसा भी नहीं कि 2 अकाउंट में किसके कितने पैसे है चोरी कर ले। तो ये हो सकता है कृषि वाला या व्यापारी अपना दबा के रखा हो, वो अलग चीज़ हो गई, उसे तो खैर अलग, वो डिपार्टमेंट ही अलग है। तो उन लोगों को कुछ परसेंट छूट मिलनी चाहिए, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए। जैसे मानो किसी कॉलेज की 50,000 फीस है, तो उसको 20% या 30% अगर छूट मिलेगी उसके आधार पे कि भाई आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, इसलिए जैसे पहले था कि अगर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 50% माफ होती थी। अब कोई कॉलेज दे रहा है, कोई स्कूल दे रहा है, 3 बच्चे पढ़ते थे तो 1 बच्चा माफ, पूरा माफ था, लेकिन वो खत्म हो गया। सरकारी सुरेंद्र जी, अस्पताल थे अब बबलू जी की बात ले लेते हैं ना। है ना। तो मैं ये मतलब ये सब कारण है, जो ये सब मिल जाएंगे, मैं खत्म कर रहा हूँ बस। जी, ठीक है। है ना। तो ये जो सब कारण है, जो मेरे ख्याल में ट्रस्टीशिप लेना, मैं एक बार फिर से दोहरा था, कृषि योग भूमि को बचाना, स्कॉलरशिप पे ध्यान देना, एक शिक्षा, एक कानून, एक स्वास्थ्य, मतलब एक हेल्थ स्कीम पूरे देश में लागू करना, और कुछ ऐसी पॉलिसी बनाना जिसमें पर्टिकुलर लोगों को छूट मिले। मैं एक उदाहरण दे बस खत्म कर रहा हूँ। जैसे एक बंदा 50,000 रुपये कमा रहा है और एक बंदा 2.5 लाख रुपए कमा रहा है। वो बंदा जाता है मार्केट में, अगर वो घर से निकलता है यहाँ से, मान लो जहाँ पे आप, मैं कहता हूँ कि दिल्ली से बॉम्बे जाता है ना, एक बंदा जाता है वो तो पैसे खर्च कर लेगा, उस पर तो पैसे हैं। लेकिन दूसरा बंदा जा रहा है तो वो टैक्स भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, जबकि दोनों बराबर, मतलब दोनों की मतलब कमी, वो भी होटल में जा रहा है, वो भी खाना खा रहा है, वो भी कर। तो इन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें इनकी आय के हिसाब से इनको छूट मिले, और उन लोगों से जब वो ज्यादा कमा रहे हैं तो उनसे इनकम टैक्स या जो भी आय है वो ज्यादा लेना चाहिए। है जी, ना। ठीक है। बस अब जो है बबलू जी की बात ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 सर। टाइम हो रहा है तो थोड़ा बचा हुआ है। बबलू जी अपनी बात रख लीजिए आप। बस 2 मिनट, बस 2 मिनट। सभी लोगों को नमस्कार। एक अभी जो बात आ रही थी संगठित सेक्टर और असंगठित सेक्टर की, तो मैं एक नीचे पाए उसे एक उठाता हूँ। असंगठित सेक्टर जैसे अपन लेबर ग्रेड जो मजदूर की बातें हैं, मैं डाटा देख रहा था सन 80-82 के आसपास। उस समय एक मजदूर का लेबर का कीमत वो से 3 रुपए के बीच हुआ करते थे, और अनाज उस समय 3 से 5 किलो मिला करता था दिन का मजदूरी का, जहां तक हमारे डाटा ध्यान में है। और उस समय तृतीय और कर्मचारी जो शिक्षक वगैरह होते थे प्राइमरी स्कूल वगैरह, तृतीय और कर्मचारी का सैलरी समथिंग 300 से 500 के बीच हुआ करते थे, जहां तक ध्यान 300 रुपया ही था। तो इसके मैं आज की गुणवत्ता में देख रहा हूँ, तो आज उस कर्मचारी का इंक्रीमेंट को छोड़ दिया जाए तो समथिंग 60,000 रुपए का समथिंग है, 60 से 70,000 के बीच है। उनसे जिनका 83 में बहाली हुआ था, उन कर्मचारियों का तनख्वाह समथिंग 60-65,000 रुपया, 70,000, बाकी जो इंक्रीमेंट मिलता होगा लेकर। और आज जो है मजदूरा का लेबर का लेबरिंग आज 300 से 400 रुपए के बीच माना जाए, जैसा अभी हमारे मोहन भाई साहब ने भी कहा कि 300 से 400 रुपए। तो मैं देखता हूँ कि समथिंग की इनमें मान के चला जाए 2 से 3 रुपए मजदूरी था, तो उस हिसाब से अनाज तो सस्ते हुए, आंकड़ा बढ़ा है कि आज मजदूर का मजदूरी 150 से 200 गुना बढ़ गया मजदूर का। और इनका मजदूरी यदि हम 60-70,000 भी माने तो 200 गुना इनका भी वृद्धि हुआ। तो थोड़ा सा दुगना से, मतलब जितना लेबर का अशिक्षित असंगठित मजदूरों का मजदूरी आज जितना बढ़ा, उतना संगठित वालों का थोड़ा वृद्धि दिखता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं दिखता है। क्योंकि जो कर्मचारी 83 में भर्ती हुए थे उनका सैलरी पूरा आज मिला करके भी समथिंग 80,000 से कम है, ऊपर नहीं है हमारे जानकारी के अनुसार। और मजदूर का मजदूरी तो आप देख रहे हैं 300 से 400 में जनरली लेबर ग्रेड के मिल जाते हैं, जो को समय 2 से 3 रुपए हुआ करते थे, और अनाज 5 किलो मिला करता था। तो इस अनुपात में हम देख रहे हैं कि आज यदि 400 रुपया मजदूरी मानते हैं, तो अनाज हम यदि 40-50 रुपये भी मानते थे, 8 किलो अनाज मिल रहा है उनको। तो इस अनुपात में अनाज सस्ता हुआ है, तो महंगाई बढ़े नहीं, महंगाई बल्कि कम हुआ है, ऐसा हम मान के चला जाए, भौतिक संसाधनों को छोड़ दिया जाए तो। बाकी ज्यादा समय है नहीं कुछ कहने के लिए, बाकी सारी जी बातें हो चुकी है। जी, ठीक है। किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रख सकते हैं। चलिए 2 मिनट मैं भी अपनी बात रख देता हूँ। समय कम है। एक तो मुझे लगता है कि समानता एक भ्रम है। समान तो 2 व्यक्ति हो ही नहीं सकते। असमानता प्रकृति प्रदत्त है।
और प्राकृतिक अधिकार सबके समान। ज्ञानेंद्र जी की बात की जाए तो ज्ञानेंद्र जी के जैसा ना पहले कभी हुआ, ना कभी होगा, ना वर्तमान में है। वो एक यूनिक पीस है, उनकी अपनी एक क्षमता है, अपनी योग्यता है, और हर व्यक्ति अपने आप में जो है यूनिक ही होता है। तो हम समानता का जो प्रयास है कि सबको समान कर दें, वो संभव नहीं है। हाँ, जिसकी जैसी क्षमता है, योग्यता है, उसके अनुसार वो अगर कुछ प्राप्त कर लेता है तो वो बड़ी अच्छी बात है। अर्थात उसकी योग्यता और क्षमता में बाधक ना बना जाए, स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होने दी जाए। स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के अनुसार जो प्राप्त कर सकता है वो कर सकता है। सरकारों को किसी में बाधक नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार के पास केवल 5 ही विभाग होने चाहिए: वित्त, विदेश, न्याय, सुरक्षा और पुलिस। ये सड़क बनाना, रोजगार देना, हॉस्पिटल चलाना, स्कूल चलाना, शिक्षा देना, ये सारे काम सरकार के नहीं होने चाहिए। कोई भी अन्य इकाई बना ली जाए, आप राष्ट्रसभा बना लीजिए, आप जिला सभाओं को काम दीजिए, किसी को भी दीजिए, सरकारों को मत दीजिए। अगर लगता है कि सरकारें ये काम करती हैं तो सरकारें भ्रष्टाचार करती हैं, और जितना ओवरलोड होंगे उनके काम की क्वालिटी उतनी डाउन हो जाएगी। आर्थिक असमानता का मूल कारण ही सरकारीकरण है। तो सरकारें जो हैं इस चीजों से जितना खुद को अलग कर लें उतना अच्छा रहेगा। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि सरकार तो जो है वो शिक्षा बहुत सस्ते में दे देगी, तो शिक्षा सस्ते में कहाँ से दे रही है? पैसा तो हमसे ही ले रही है, तो टैक्स 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 ही क्यों दें हम लोग? सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार दो ही तरह का कर ले, एक जो है आपका संपत्ति कर ले, और दूसरा जो है आपका सुरक्षा कर ले, या उसी में से वो बजट निकाले। तो जितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो गए तो अपने आप आर्थिक असमानता कम हो जाएगी, क्योंकि जिसके पास संपत्ति कम है वो टैक्स भी कम देगा, जाहिर सी बात है। और जो एक उपाय जो है ज्ञानेंद्र जी ने बता ही दिया कि पेट्रोल, डीजल और कृत्रिम ऊर्जा का जो उपयोग कर रहे हैं उनका मूल्य बढ़ा दीजिए, और जो पैसा आएगा वो आप जो है जो गरीब लोग हैं उनमें बांट दीजिए। सब में भी बांट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनको तो उसका उतना बेनिफिट मिलना नहीं है, जो उद्योगपति हैं। आखिर में जो लाभ है उसी को जाएगा जो उसका कम कम उपयोग कर रहा है। तो ऐसी 2-3 नीतियां बनाई जाएं तो मुझे लगता है कि इसको कम किया जा सकता है। लेकिन सरकार सड़क बनाए, सुरक्षा दे, बिजली दे, पानी दे, लाइट दे और चिकित्सा दे, ये सारे काम तो सरकार को देने का मतलब है भ्रष्टाचार को बढ़ाना। और यही आर्थिक असमानता का मूल कारण है। सरकार से मुक्त होनी चाहिए। राष्ट्रसभा नाम की कोई इकाई बन जाए, या कोई भी अन्य इकाई, और जनमत संग्रह के आधार पर डीएम जो है कोई भी कार्य करे उसका हिसाब किताब विधायिका को ना दे करके सीधे जनता को दे। ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी, भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा। मैंने अपनी बात रख दी है। किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो 1 या 2 मिनट में रख सकते हैं, हम लोग 9:45 पे मीटिंग को समाप्त कर देंगे। मुझे एक सवाल मेरा रह गया था इसमें, यदि आप अनुमति दे तो। जी बताइए। आपने जो भी कहा कि सड़क बनाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, फिर सड़क बनाएगा क्या? आवागमन का परिवहन सुलभ कैसे होंगे? जी 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 देखिए, अभी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का सरकार के पास बजट आया था नितिन गडकरी के पास, और 18 करोड़ लाख रुपए उसने प्राइवेट सेक्टर से उठा के काम किया है। यानी जितना गवर्नमेंट से उनको नहीं मिला उससे ज्यादा उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्ट किया, और उसको उन्होंने टोल टैक्स से और अन्य माध्यमों से रिकवर कर लिया। तो अगर हाँ, ठीक। सरकारीकरण के हिसाब से चलते तो वही वही स्थिति रहती जो अभी सड़क की स्थिति थी। लेकिन आप देखेंगे सड़क में बहुत अच्छा काम हुआ है, और वो सारा काम प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से हुआ है। ठीक कह रहे हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा विजय जी, थोड़ा सा 1 मिनट में। जी, कोई प्रश्न है तो रख लीजिए। ये प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा विचार आएगा तो वो कहूंगा। देखिए, हम कहना चाह रहे थे बीच में, लेकिन उस समय ध्यान नहीं था, उतर गया था। हम लोग देखते आए हुए हैं कि गांव में किसान जो है उसकी माली हालत जो है ज्यादा मजबूत थी। उसके पास जो उसकी हैसियत थी, उस हैसियत का कोई भी दुकानदार बाजार में था नहीं गांव के। लेकिन गांव का किसान जब बेटी का शादी करता है तो वह जो है किसान, उसकी हैसियत जो है, उसकी जो खेतों की हैसियत है वो 2 करोड़ की, और जो दुकानदार है वो 20 लाख का दुकानदार है। उसके सामने वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि मेरी बेटी की शादी है, आप 20,000 50,000 का उधार हमको दे दो। ये कंडीशन रहा करती थी। आज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लगभग है यही कि कम पूंजी का आदमी बॉस बना हुआ घूम रहा है,
और ज्यादा पूंजी का आदमी उसके सामने सर झुका रहा है। बस नीतियों का फर्क है। सरकार जिसे लूटना चाह रही है उसके कोई भी हक और अधिकार को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है। किसान के जल जंगल जमीन लूटना है तो किसान को परेशान करना है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज की चर्चा को यहीं हम लोग समाप्त करेंगे।